पी एक्स इज द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3, यानी पी एक्स 3 डिग्री का एक पॉलिनॉमियल है। लोकल मैक्सिमम 8 एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज 4 एट एक्स इक्वल्स टू 2। इसका मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी हुई है कि पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हमें 8 दिया हुआ है एंड पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। अच्छा, पी एक्स एक 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है तो पी डैश एक्स जो होगा वो सर्टेनली 2 डिग्री पॉलिनॉमियल होगा। और अगर ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 1 और 2 पे ले रहा है तो पी डैश एक्स के जो रूट होंगे वो सर्टेनली 1 और 2 होंगे। तो पी डैश एक्स को हम सर्टेनली क्या ले सकते हैं, दिस। तो यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो पी डैश एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इन लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो पी एक्स को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और प्लस सम कांस्टेंट सी। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमको दिया हुआ है कि p ऑफ 1 जो है वो 8 दिया हुआ है। तो जैसे हम p ऑफ 1 को 8 लगाएंगे तो यहाँ से आएगा लैम्डा इंटू 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 8। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 लैम्डा बाई 6 प्लस सी इक्वल टू 8। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। यहीं पे हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि p ऑफ 2 इक्वल टू 4। तो जब हम p ऑफ 2 लगाएंगे तो लैम्डा इंटू 8/3 माइनस 6 प्लस 4 प्लस सी इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाती है 2 लैम्डा बाई 6/3 प्लस सी इक्वल टू 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे सॉल्व। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 5 लैम्डा बाई 6 प्लस सी इक्वल टू 8 एंड 5 4 लैम्डा बाई 6 प्लस सी इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते ही जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा बाई 6 इज इक्वल टू 4। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 24 और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 जैसे ही रखेंगे तो -12। अब अगर हम पी जीरो कैलकुलेट करेंगे तो पी ऑफ जीरो इज सी और सी हमने कितना निकाल लिया -12। और क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना था, पी ऑफ जीरो। तो सर्टेनली पी ऑफ जीरो का आंसर क्या आ जाएगा, -12। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन जीपी इज एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। तो 3 टर्म आप जीपी में ले लो तो एक ए बाई आर, ए आर एंड सो ऑन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। तो इनका प्रोडक्ट यानी ए बाई आर इंटू ए आर, ये आपको 27 दिया है तो यहाँ से सर्टेनली ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। फिर इन्हीं 3 टर्म्स का अगर हम सम करें तो इसका मतलब 3/r प्लस 3 प्लस 3r, यही हमें स्मॉल एस दिया हुआ है तो स्मॉल एस की वैल्यू क्या हो गई 3r प्लस 1/r प्लस 3। सही है ना। अब r तो कोई भी नंबर हो सकता है, अगर हम r को पॉजिटिव लेंगे तो r प्लस 1/r हमेशा 2 से बड़ा होगा। सही है ना। तो हम कह सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ 1/r प्लस r हमेशा 6 से बड़ा होगा। तो जो s की वैल्यू होगी वो हमेशा 9 से ग्रेटर आ जाएगी। और अगर हम r को निगेटिव लेंगे तो r प्लस 1/r हमेशा -2 से छोटा होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ r प्लस 1/r जो होगा वो हमेशा -6 से छोटा होगा। तो इसका मतलब जो अब s आएगा प्लस 3 करने पे वो हमेशा -3 से छोटा आ जाएगा। इसका मतलब s जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -∞ से -3 यूनियन 9 से इन्फाइनाइट, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड दिस कर्व एंड इनसाइड दिस इलिप्स। तो अगर हम बाय ज्योमेट्री देखें तो ये इलिप्स जो है वो वर्टिकल इलिप्स है।
तो इस इलिप्स को अगर आप ड्रॉ करेंगे वर्टिकल इलिप्स को, तो ये कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा, ठीक है ना। और इस इलिप्स के इनसाइड का एरिया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज 2,0, दिस पॉइंट इज -2,0, दिस पॉइंट इज 0,3 एंड दिस पॉइंट इज 0,-3। तो अगर हम इस इलिप्स का एरिया देखें और ये वाला कर्व, ये तो इलिप्स हो गया, अब ये वाला कर्व जो है mod x/2 प्लस mod y/3 इक्वल टू 1, तो ये भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इन सारी लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इन सारी लाइन को ज्वाइन कर दें, ये तो ये जो है रिप्रेजेंट करेगा एक रोम्बस को। अब कह रहा है इसके आउटसाइड और इसके इनसाइड, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आपको चाहिए वो ये वाला हो गया, इसके आउटसाइड और इसके इनसाइड। तो टोटल ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, सही है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ही कह देते हैं ए बी सी डी और ओ। तो अगर हम कहें कि एरिया ऑफ इलिप्स, तो वो तो होता है पाई ए बी, तो वो तो आ जाएगा पाई इंटू 6, तो एरिया ऑफ इलिप्स आ गया 6 पाई। फिर अगर हम कैलकुलेट करें एरिया किसका, ए बी सी डी का, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया होगा किसका, ट्रायंगल ओ ए बी का, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1/2, 2 × 3, तो वो एरिया आ जाएगा 12। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या आएगा, टोटल एरिया एलिप्स का और उसमें से इसी रोम्बस का एरिया माइनस कर देंगे 12, तो 6 कॉमन, आंसर इज पाई -2 एंड करेक्ट ऑप्शन इज 2। मतलब हमने क्या किया, हमने इस एलिप्स का एरिया निकाला और उसमें इस रोम्बस का एरिया माइनस कर दिया। तो जैसे इस एलिप्स के एरिया में इस रोम्बस का एरिया माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि x एक डाटा एंट्रीज है, तो सबसे पहले x वाली एंट्रीज का मीन निकाल लो। तो मीन ऑफ x, तो वो क्या आ जाएगा, 1 + 2 से लेके 17 का सम बाई 17। तो ये मीन क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 17 × 18/2, 9 आ जाएगा। सारे डाटास का जो मीन आप कैलकुलेट करोगे वो 9 आ जाएगा। तो अब अगर हमें चाहिए मीन ऑफ y, तो वो हो जाएगा a टाइम्स ऑफ मीन ऑफ x और प्लस b। इसका मतलब वो हो जाएगा 9a + b। क्यों, क्योंकि अगर हम सारे इंट्रीज में x मल्टीप्लाई कर दें तो मीन में भी x मल्टीप्लाई हो जाता है, और एडिशन करने पर सारी इंट्रीज में अगर कोई चीज़ एडिशन करते हैं तो उससे मीन में कोई मीन में वही क्वांटिटी ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करने पर वही क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गई मीन में, है ना। और तो नई एंट्रीज का जो मीन आ गया वो 9a + b आ गया, और यही मीन आपको क्या दिया हुआ है, 17। तो इसका मतलब 9a + b इक्वल टू क्या हो गया, 17। चलिए अब आइए, अगर हम वेरिएंस निकालें किसका, एक्स वाली एंट्रीज का, तो वो क्या आ जाएगा, वेरिएंस एक्स वाली एंट्रीज का आएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स बार, सॉरी सिग्मा नहीं, एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, और बाई टोटल एंट्रीज 17, और यहाँ से आ जाएगा एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके 17 स्क्वायर बाई 17 और -9 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट होके, 17 × 18 × 35/6 × 17 -81, तो 17/6, तो कैलकुलेट करोगे तो ये 24 आएगा। तो इसका वेरिएंस तो 24 आया। अब अगर ax + b मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई करने से वेरिएंस में a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और b ऐड करने से वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो वेरिएंस आएगा अगर हम इस वेरिएंस को कह दें a रो स्क्वायर है, इस वेरिएंस को हम क्या कह दें,
रो एक्स का स्क्वायर है, तो जो वेरिएंस ऑफ वाई आएगा वो आएगा ए स्क्वायर इंटू रो एक्स का होल स्क्वायर, और यही वेरिएंस आपको क्या दिया हुआ है 216, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू 24 इक्वल टू 216 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आ जाएगी 9, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो अगर ए 3 है, इफ ए इज़ 3, तो बी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -10, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -10, तो फिर ए प्लस बी कितना हो जाएगा -7, ए प्लस बी, यानी इसका सही आंसर हो गया -7। यानी इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर हम सारी एंट्रीज में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके मीन में भी वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर कुछ ऐड करते हैं तो पूरे मीन में वही क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अगर हम इसको ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर रहे हैं तो जो नया मीन होगा वो क्या होगा, ए इंटू एक्स बार प्लस बी। अच्छा, वेरिएंस में अगर सारी एंट्रीज में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो उससे वेरिएंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस में उसका स्क्वायर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो बस सीधा इस वाली एंट्रीज का मीन और वेरिएंस निकाल के इस वाली एंट्रीज के मीन और वेरिएंस में प्रॉपर्टी लगा के सीधा सिंप्लीफाई कर दिया, वहाँ से इसका करेक्ट आंसर 3 आ रहा है, यानी इसका सही आंसर है -7। नेक्स्ट आइए, एक 2x2 मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज जीरो और 1 को लेके, और डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है। तो अगर हम ए को ए बी सी डी ले लें तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ए डी माइनस बी सी, जो कि जीरो नहीं है। ओके, अगर ये जीरो नहीं है तो दो केस पॉसिबल है, या तो ए डी 1 होगा तो बी सी सर्टेनली जीरो हो जाएगा, और या फिर ए डी जो है वो जीरो होगा तो बी सी सर्टेनली 1 हो जाएगा, है ना, तभी ये जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं आएगी। यही दो पॉसिबिलिटी हैं। चलिए अब आइए केस 1 पे। सबसे पहले हम चेक करते हैं पहला पी। पी में कह रहा है कि जो ए है वो I2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए डी जो है वो सर्टेनली 1 नहीं है ना। देन अगर ए डी 1 नहीं है, क्योंकि भाई वो 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी सर्टेनली जीरो होगा और बी सी सर्टेनली 1 होगा। तो डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो जीरो -1 होगा, यानी वो -1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब पी जो है वो कैसा है, ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब स्टेटमेंट क्यू की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए सर्टेनली 1 है, तो डिटर्मिनेंट ए 1 तभी होगा जब ए डी की वैल्यू 1 होगी और बी सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर ए डी 1 होगा, अगर ए डी 1 होगा तो ए और डी दोनों 1 होंगे, तो इसका मतलब अगर हम ए का ट्रेस कैलकुलेट करें तो वो ए प्लस डी होगा, तो वो सर्टेनली 2 के बराबर होगा, यानी क्यू इज़ ट्रू। यानी पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो इसका मतलब पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका आंसर सर्टेनली क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। पी इज़ ट्रू स्टेटमेंट एंड क्यू इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर जो है वो 2 होना चाहिए। और एनटीए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एनटीए ने इस क्वेश्चन का आंसर 1 दिया हुआ है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका सही आंसर 2 होना चाहिए। एनटीए के हिसाब से इसका सही आंसर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 5, मॉर्निंग शिफ्ट 2 सितंबर, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका सही आंसर 2 आ रहा है। बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ये जो x है वो मॉड x1 से छोटा, मॉड y1 से छोटा और x y के इक्वल नहीं है। सम ऑफ दिस सीरीज अप टू इनफाइनाइट है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन जा रहा है ना। हम ऊपर नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एंड सो ऑन, और होल डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट ब्रेक कर देंगे और एक ब्रेक कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 अप टू इनफाइनाइट और डिवाइडेड बाई कर देंगे एक्स माइनस वाई। अब दोनों इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो पहला आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। सही ना। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। इसी को जब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस कर लो तो प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस वाई। यहाँ से हम x माइनस वाई पूरे से कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई और यहाँ से आ जाएगा माइनस का एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई तो कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस वाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स के डोमेन के लिए क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स के अंदर का जो भी पोर्शन होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड ये हमेशा 1 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव लिखा ही था तो मॉड लगाने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स -4 ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड एक्स माइनस 1 माइनस रूट 17/2 और दूसरा आ जाएगा मॉड एक्स माइनस 1 प्लस रूट 17/2 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये तो ऑलवेज कैसा हो गया, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बचा। अब ये बचा यहाँ से कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस रूट 17/2 हो जाएगा। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 प्लस रूट 17/2 यूनियन 1 प्लस रूट 17/2 से इनफाइनाइट। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस रूट 17/2, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 3। a इक्वल टू 1 प्लस रूट 17/2। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 8 है। इफ द रिलेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो ये तो श्योर है कि जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा रिलेशन का वो रेंज ऑफ आर होगा। और अगर हम रेंज ऑफ आर की बात करें तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई हो गया, सही है ना। तो अगर हम इसकी बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन 8 की, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8/3 इक्वल टू 1। तो ये जो x कॉमा वाई पॉइंट्स होंगे ये इनसाइड द इलिप्स होंगे, इनसाइड द इलिप्स। सही ना। तो अगर मैं बाई ज्योमेट्री इसको देखूं तो 8 और 8/3 तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा।
तो ये जो पॉइंट होगा 0, √8/3 होगा और ये होगा 0, -√8/3। तो जो y की पॉसिबल वैल्यू यहाँ से आएंगी वो -1, 0 और 1 आएंगी। सही है ना। और यही हमारे लिए क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा। तो बेसिकली डोमेन ऑफ आर इनवर्स हमारे लिए क्या आएगा, -1, 0 और 1, क्योंकि इसमें 3 इंटीजर आ रहे होंगे, 0, 1 और -1। नेक्स्ट आइए, हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ए और बी दो पॉइंट से पास करता है और पैरेलल टू दिस लाइन है। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन बात करनी है जो कि दो गिवन पॉइंट से पास करता है, 1, 2, 1 एंड 2, 1, 2। और इसके पैरेलल एक लाइन दी हुई है, दैट इज x/3 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z-1/0। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x-1, y-2, z-1, फिर 2 - 1, 1 - 2 एंड 2 - 1, और फिर 3, 2, 0, ये इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, बस इसी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x-1 मल्टीप्लाइड बाई 0 -2 और -y-2 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड -3। इसके बाद प्लस z-1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 एंड +3 इक्वल टू 0। किया जाएगा -2x + 2 एंड +3y -6 एंड +5z-5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी 2x - 3y - 5z + 9 इक्वल टू 0। 2x - 3y - 5z + 9 इक्वल। क्लियरली अब चारों पॉइंट इसमें 1 बाई 1 चेक कर लेंगे। तो जो डी वाला पॉइंट है, सेटिस्फाई बाई -2, 0 एंड 1। तो इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 4। तो इसको सॉल्व करने, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आई कॉस 2π/9 अपॉन 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आई कॉस 2π/9। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और इस कॉस को साइन में। तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस cos of π/2 minus 2π/9 plus I sin of π/2 minus 2π/9, और यही होल डिवाइडेड बाई कर देंगे। तो 1 प्लस cos of π/2 minus 2π/9 minus I sin π/2 minus 2π/9, और इसी पूरे का क्या हो जाएगा, क्यू। अच्छा, π/2 -9 करेंगे तो ये शायद 5π/18 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 5π/18 माइनस आई साइन 5π/18 अपॉन 1 प्लस कॉस 5π/18 माइनस आई साइन 5π/18। इस पूरे का बन जाएगा क्यू। इसी में 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5π/36, और ये बन जाएगा आई 2 साइन 5π/36 इंटू कॉस 5π/36। ऐसे ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5π/36
-i2 sin 5 पाई/36 इंटू कॉस 5 पाई/36 इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉस वाला टर्म कॉमन कर देंगे दोनों से, तो ये रिजल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा cos 5 पाई/36 प्लस आई साइन 5 पाई/36 अपॉन cos 5 पाई/36 माइनस आई साइन 5 पाई/36 की पावर क्यू। अब इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये e की पावर आई 5 पाई/36 अपॉन ई की पावर माइनस आई 5 पाई/36 का क्यूब हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ई की पावर आई टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा 6 इंटू 5 पाई/36 तो 5 पाई/6 आ जाएगा, यानी कि cos 5 पाई/6 प्लस आई साइन 5 पाई/6। cos 5 पाई/6 का मतलब -√3/2 प्लस i/2 आंसर आएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर आएगा, माइनस ऑफ कॉमन कर लेंगे तो √3/2 माइनस आई, डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगर हम इसमें माइनस ऑफ कॉमन कर लें तो ये बचेगा √3 माइनस आई, तो इसका सही आंसर आएगा डी, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है h कॉमा के इज द पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस लाइन। नियरेस्ट टू दिस लाइन मतलब कि अगर h कॉमा के अगर इस पॉइंट को हम h कॉमा के कह दें तो ये नियरेस्ट तभी होगा जब ये h कॉमा के पर जो टेंजेंट होगी वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो h कॉमा के पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे h कॉमा के पे, वो किसके बराबर होगा 3 के। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, अगर y की वैल्यू x² प्लस 7x प्लस 2 है तो dy/dx क्या होगा 2x प्लस 7। तो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी 2h प्लस 7 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी 2h इज इक्वल टू माइनस का 4, तो h की वैल्यू सर्टेनली -2 आ जाएगी। और h कॉमा के लाई करेगा ऑन द कर्व, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी h² प्लस 7h प्लस 2, तो इसका मतलब 4 माइनस 14 प्लस 2, तो ये तो -8 आ जाएगा, सही है ना। तो जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा -2 -8। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, तो वो क्या बनेगा y प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू स्लोप पैरेलल ले लेंगे तो -1/3, इसका मतलब 3y प्लस 24 इक्वल टू -x-2, यानी कि x प्लस 3y प्लस 26 इक्वल टू 0। आंसर इज 3, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। पी पॉइंट पे जो नॉर्मल के स्लोप की इक्वेशन आएगी वो आएगी x प्लस 3y प्लस 26। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि y इक्वल टू वाई एक्स एक सर्कुलर कर्व है जिसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। y पॉजिटिव है, y ऑफ 0 1 दिया हुआ है, y ऑफ पाई की वैल्यू a दे रखी है, dy/dx एट x इक्वल टू पाई b है, तो a और b आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले y कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। दोनों साइड सीधा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस वाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -ln 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और प्लस सम कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स, ये ln के अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू, इसी कांस्टेंट को अगर हम c की जगह
LNC भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो LNC लिख दो। इसका मतलब 1 + y × 2 + sin x इज इक्वल टू सी आ गया। अब हमें कहा गया है कि y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, यानी जब हम x को 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, 2 × 2 दैट इज़ 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो है 1 + y है वो क्या आ जाएगा, 4/2 + x, 2 + sin x। तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/2 + sin x - 1। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दो। अब हमें क्या चाहिए, y ऑफ पाई चाहिए। तो सबसे पहले y ऑफ पाई निकालो। तो साइन पाई 4/2 - 1, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब b की a की वैल्यू तो सर्टेनली 1 हो गई। फिर इसी का dy/dx निकालना है। तो अगर y की वैल्यू 4/2 + sin x - 1 है तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा -4 cos x होल डिवाइडेड बाई 2 + sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और हमें चाहिए dy/dx कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू पाई पे। जैसे x को पाई रखोगे तो 4/4 ये भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब b की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इसका मतलब a, b जो पेयर है वो किसके इक्वल है, 1,1। इसका आंसर 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हम इसमें क्या कहते हैं, इफ रीच ए स्टेशन एट टाइम, स्टेटमेंट को पी कह देते हैं। तो पी जो है वो स्टेटमेंट हो गया आई रीच द स्टेशन इन टाइम, और क्यू जो है वो स्टेटमेंट हो गया आई विल कैच द ट्रेन। और हमें दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q, और इसी का क्या चाहिए, कंट्रा पॉजिटिव। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है Q इम्प्लाइज कंट्रा पॉजिटिव P। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। यानी इसका सही आंसर सेकंड होना चाहिए, बी। अब आइए 14 कह रहा है एस बी दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, देन दी सेट एस। अच्छा, इसमें आपसे ये कह दिया गया है कि इसके नो सोल्यूशन होने चाहिए। नो सोल्यूशन होनी चाहिए मतलब अगर हम डेल्टा निकालें तो वो 0 होना चाहिए, और एनी वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले डेल्टा निकाल लो। तो डेल्टा क्या हो गया, 2 -1 2 1 -2 and lambda 1 lambda and 1। ये हो गया आपका डेल्टा, और ये सर्टेनली क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा 2 -2 प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 माइनस लैम्डा एन प्लस 2 लैम्डा प्लस 2। तो -2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा एंड 2 लैम्डा। तो प्लस का लैम्डा, फिर -4
+4 और प्लस का 1, तो इसकी वैल्यू अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो इसकी फैक्टर हो जाएंगी 1 माइनस लैम्डा एंड 2 लैम्डा +1, ये इसका फैक्टर हो गया। अब ये जीरो होना चाहिए, यानी लैम्डा की वैल्यू सर्टेनली 1 या -1/2 होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ से डेल्टा 1 कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा 1 क्या आएगा, 2 -4 4, 2 -4 4, फिर -1 -2 लैम्डा 2 लैम्डा 1, इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये -2 कॉमन लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -4 आएगा, -4 आएगा। सर्टेनली हम देख सकते हैं अगर हम लैम्डा को 1 लेंगे तो भी डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। और अगर हम लैम्डा को -1/2 लेंगे तो भी डेल्टा 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो इसका मतलब एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स होंगे किसमें, ऑफ लैम्डा, क्या क्या, माइनस सॉरी -1/2 एंड 1, क्या क्या होंगे भाई, -1/2 एंड 1, जहाँ पर ये क्या होगा, नो सोल्यूशन कंटेन करेगा क्योंकि डेल्टा 1 की वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो आंसर इसका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट, क्या क्या, 1 और -1/2, क्योंकि एक डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो बाकी कोई कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा 1 इन दोनों वैल्यू पे 0 नहीं हो रहा और डेल्टा सर्टेनली 0 हो रहा है, तो यही कंडीशन नो सोल्यूशन की हो गई, तो एग्जैक्टली टू एलिमेंट कंटेन करेगा। चलिए, तो इसमें कह रहा है अ लाइन पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ दिस हाइपरबोला एट पॉइंट x1 कॉमा y1, देन x1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ y1 स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गई y इक्वल टू x/2 हो गई, या ऐसे छोड़ो, ये लाइन हो गई इसके पैरेलल, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू k इज द टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 एट x1 कॉमा y1, तो x(x1) बाई 4 माइनस y(y1) बाई 2 इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू k, तो कंपेयर कर दूँ, x1/8 इज इक्वल टू y1/2 इक्वल टू 1/k आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू 8/k एंड y1 इज इक्वल टू 2/k आ गया, ठीक है ना। x1 इज इक्वल टू 8/k एंड y1 इज इक्वल टू 2/k एंड x1 कॉमा y1 लाई ऑन हाइपरबोला, जैसे हम इसको हाइपरबोला पे लाई कराएंगे तो आएगा x1 स्क्वायर बाई 4 माइनस y1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1, लाई करा दीजिए तो 64 16/k स्क्वायर माइनस 2/k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 14/k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब हमें क्या चाहिए, x1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ y1 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर कितना हो गया, 64/k स्क्वायर और 5 टाइम्स ऑफ y1 स्क्वायर 4/k स्क्वायर, ये हो गया 20 और के स्क्वायर हम कितना कैलकुलेट कर चुके हैं, 14, तो ये आ गया 84/46, तो इसका सही आंसर कितना आ गया, 6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कितना है, 6, दैट इज थर्ड ऑप्शन।
चलिए तो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक बॉक्स है जिसमें 30 कार्ड्स है 1 से 30। एक बॉक्स है जिसमें 20 कार्ड्स है 31 से 30। एक बॉक्स रेंडमली सेलेक्ट करना है और एक कार्ड ड्रॉ करना है फाउंड नॉन प्राइम नंबर। ओके, तो सबसे पहले पहला वाला बॉक्स लेते हैं B1। तो B1 का स्टेटस है 1 से 30 टोटल उसमें एलिमेंट हैं जिसमें प्राइम क्या क्या है। प्राइम है आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 17, 19, 23 एंड 29। तो टोटल 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ 10 है, तो नंबर ऑफ नॉन प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें फॉर नॉन प्राइम तो वो शायद आ जाएगी 20/30। अच्छा, ऐसे अगर हम B2 बॉक्स की बात करें तो उसमें प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे 31 से लेके 50 तक में। तो 31 हो गया, इसके बाद 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया एंड 47। तो 5 हो गया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज नॉन प्राइम। तो 15 नॉन प्राइम बचे, 15/30 आ गई फॉर B2 बॉक्स में। अच्छा, अगर हम किसी एक बॉक्स को लें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट एनी बॉक्स, तो वो तो हो जाएगी हाफ। अब हमें चाहिए कि सबसे पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी हो कि जो नंबर आ रहा है वो नॉन प्राइम आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन नॉन प्राइम नंबर। तो इसका मतलब नॉन प्राइम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला बॉक्स सेलेक्ट करें और उसमें से नॉन प्राइम नंबर ले लें। सही है। और फिर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करें और फिर उसमें से नॉन प्राइम ले लें। तो इसका मतलब हाफ इंटू नॉन प्राइम तो 20/30, फिर हाफ इंटू नॉन प्राइम मतलब 15/30। सही है। अच्छा, इसके बाद अब हमें चाहिए कि वो जो बॉक्स 1 से आ रहा हो, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम चाहिए। सही है ना, बट वो कहाँ से आ रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम ही चाहिए बट वो कहाँ से आ रहा हो, फ्रॉम दी बॉक्स B1 से आ रहा हो। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू नॉन प्राइम फ्रॉम B1 और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम। कहीं से भी ले लो, तो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो 1/2, 35/30, 1/2 20/30, 20/30 डिवाइडेड बाई 1/2 35/30, 1/2 30, 30 कैंसिल, 4/20/30, 1/2 15। अच्छा 20, यहाँ पे शायद, ओ सॉरी, यहाँ पे नंबर 20 होंगे ना, तो ये शायद 20 आएगा। तो यहाँ पे नंबर कितने आएंगे 20, तो ये 20 आएगा। तो जब इसको एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये एलसीएम लेने पे चेंज हो जाएगा शायद। तो ये रिजल्ट, सॉरी, ये रिजल्ट आ जाएगा एग्जैक्टली 1/2 20/30। इसी को सिंप्लीफाई करो जरा। इसी को सिंप्लीफाई करो तो 1/2 कॉमन कर लो और ये आ जाएगा 2/3
1/2 कॉमन कर लो, 2/3 प्लस 3/4, तो 8 9 17/24 आ जाएगी। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/3 अपॉन 17/24, तो आंसर 8/17 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ जाएगी 8/17। इसका करेक्ट आंसर 4 है। समझ में आया? सबसे पहले हमने इसमें से प्राइम और नॉन प्राइम नंबर काउंट कर लिए, तो B1 बॉक्स में 10 प्राइम है, 20 नॉन प्राइम है। नॉन प्राइम लेने की प्रोबेबिलिटी 20/30 आ गई। B2 में प्राइम काउंट किया तो 5 प्राइम्स है, बाकी 15 नॉन प्राइम्स है, तो नॉन प्राइम लेने की प्रोबेबिलिटी 15/20 आ गई। और किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, दो बॉक्स हैं तो बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। अब नॉन प्राइम नंबर, तो पहला बॉक्स लो, उसमें से नॉन प्राइम नंबर लो, या दूसरा बॉक्स लो और उसमें से नॉन प्राइम लो, तो पहले बॉक्स से प्राइम लेने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो, मतलब पहला बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। नॉन प्राइम नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी 30/20 हो गई। पहला बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई और नॉन प्राइम नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी 15/20 हो गई। इस पूरे को ऐड कर देंगे तो ये 17/24 आ जाएगा। अब पहले बॉक्स से नॉन प्राइम नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। भाई पहले बॉक्स से नॉन प्राइम नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी, तो पहला बॉक्स नॉन प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय नॉन प्राइम नंबर, समझे ना? तो यहाँ से ये वाली प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड होकर 17/24 आ जाएगी। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर 8/17 आ जाएगा। तो नॉन प्राइम नंबर लेना बॉक्स 1 से, दिस प्रोबेबिलिटी इज 8/17। तो 16 का सही आंसर क्या है? 4। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म चाहिए ना, तो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो निकाल लेते हैं। TR+1, तो TR+1 क्या आ जाएगा? 10CR अल्फा एक्स की पावर 1/9 की पावर 10 - R, 10 - R, और बीटा एक्स की पावर 1/6 की पावर R। ये निकल के आएगा 10CR अल्फा की पावर 10 - R बीटा की पावर R, एक्स की पावर 10 - R/9 - R/6। तो यही फॉर इंडिपेंडेंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0, मतलब एक्स की पावर 0 होना चाहिए। 10/R/9 -R/6 इक्वल टू 0 फॉर इंडिपेंडेंट टर्म। फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम ये 0 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो कोफिशिएंट क्या आ गया? कोफिशिएंट आ गया 10C4, आर की वैल्यू 4 रख देंगे, तो 10C4 अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4। अब अल्फा क्यूब एंड बीटा स्क्वायर दो नंबर दिए हुए हैं, इसी में यूज कर लो। AM ग्रेटर, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसमें AM ग्रेटर देन GM लगा लो। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की पावर हाफ आ जाएगा बाई 2, तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का स्क्वायर पावर हाफ जो है वो लेस आ जाएगी किससे? 2 से। तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर लेस देन क्या आ जाएगा? 4, तो अल्फा की पावर 6 बीटा स्क्वायर की पावर 4 16 से लेस आ जाएगा। दोनों साइड 10C4 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 10C4 अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 लेस देन 10C4 इंटू 16 आ जाएगा। और यही हो गया क्या? द टर्म। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? मैक्स वैल्यू ऑफ टर्म कितनी आ गई? 10C4 इंटू 16। अब यही क्या दिया हुआ है? 10K, तो 10K इक्वल टू 10C4 इंटू 16। तो 10C4 इंटू 16 कितना हो गया? 3360। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 336। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया 1। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 1। टेंजेंट ऑफ कर्व दिस एट पॉइंट दिस,
पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। सबसे पहले स्लोप निकालो ऑफ लाइन जॉइनिंग 0,3/2 एंड हाफ कॉमा 2। तो वो कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 3/2 अपॉन हाफ माइनस 0, दैट इज 1, है ना। और y इक्वल टू एक्स प्लस साइन वाई, अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस वाई dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल के आएगा 1/1 माइनस कॉस वाई। तो यहाँ से स्लोप निकल के आएगा dy बाई डी एक्स एट ए कॉमा बी, कितना आ गया 1/1 माइनस कॉस बी। तो 1/1 माइनस कॉस बी को हम किसके इक्वल करेंगे 1 के। तो यहाँ से कॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 के इक्वल। अब जो पॉइंट होगा वो लाई करेगा कहाँ पे, ऑन कर्व। तो जो बी होगा वो होगा ए प्लस साइन बी के बराबर। तो यहाँ से बी माइनस ए जो है वो साइन बी के बराबर होगा। तो जो बी माइनस ए का मॉड होगा वो मॉड ऑफ साइन बी के बराबर होगा, दैट इज 1, बिकॉज कॉस बी इज 0। तो मॉड ऑफ बी माइनस ए किसके बराबर होगा 1 के ऑलवेज। तो इसका सही आंसर क्या है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आइए, अल्फा की पावर एन दिया हुआ तो विच ऑफ दी ऑप्शन इज करेक्ट। अल्फा बीटा रूट है तो इसका मतलब 5 अल्फा की पावर, सॉरी 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इज 0। 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा माइनस 2 इज 0। इसमें अल्फा की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो और इसमें बीटा की पावर 4, और दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो। तो 5 अल्फा की पावर 6 प्लस 6 अल्फा की पावर 5 माइनस 2 अल्फा की पावर 4 प्लस 5 बीटा की पावर 6 प्लस 6 बीटा की पावर 5 माइनस 2 बीटा की पावर 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं 5 अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस 6 अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 माइनस 2 अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज 0। इसका मतलब 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4 हो गया। मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर सम ए बी सी एंड एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2 ई दिया हुआ तो ए की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी एट 1 होगा, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एंड एफ ऑफ 1 माइनस सेम होगा। तो 1 प्लस जो होगा वो सी होगा, और 1 माइनस जो होगा वो होगा ए ई प्लस बी बाई ई। पहली क्वेश्चन हो गई। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3 भी होगा, तो एफ ऑफ 3 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस होगा। तो 3 माइनस कितना होगा 9c, और 3 प्लस कितना होगा 9a प्लस 6c। तो इसका मतलब 3a, यानी कि c की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3c इक्वल टू 9a आ जाएगा, यानी c की वैल्यू 3a आ जाएगी। और अगर c की वैल्यू 3a है तो 3a इक्वल टू ए ई प्लस बी बाई ई आ जाएगा। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 - e इंटू ए। ये b आ गया और ये c आ गया। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स क्या आएगा निकल के
ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स, अभी जब एक्स -1 से 1 होगा 2c x, जब एक्स 1 से 3 होगा और 2ax प्लस 2c, जब एक्स 3 से 4 होगा। अब हमें चाहिए एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 2, ये हमें ई दिया हुआ है, तो एफ डैश 0 कितना होगा, 0 पर वैल्यू तो ई की पावर 0 बी की पावर 0, तो ये ए माइनस बी आएगा, और एफ डैश 2 जो है वो यहाँ आएगा, दैट इज 4c, ये ई के बराबर दिया हुआ है। ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बी आपको कितना दिया हुआ है 3 माइनस ई इंटू ए, और सी कितना दिया हुआ है दैट इज 12 ए इक्वल टू ई आ जाएगा। यहाँ से आप क्या पूरे से ए कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज 13 प्लस ई स्क्वायर माइनस 3 ई इक्वल टू ई, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3 ई प्लस 13, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो है 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि एक सर्कल को एक लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो इसका मतलब लाइन क्या हो, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और अगर कॉर्ड हो तो लाइन के सेंटर से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पी होगा वो जो है हमेशा लेस होगा किससे, रेडियस ऑफ द सर्कल से। तो जो इसका सेंटर होगा वो होगा 1,2, और जो इसकी रेडियस होगी वो होगी √1 + 4 - 4 दैट इज 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप 1,2 से कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 3 + 8 - k का मॉड डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्वेश्चन आ गया कि k माइनस 5 का मॉड डिवाइडेड बाई 5 ये लेस है और इक्वल है किसके, अच्छा इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी क्योंकि कॉर्ड है, कॉर्ड है तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी तो टच नहीं कर सकते, तो फिर लेस देन की बात करेंगे। तो ये किसके बराबर, 1 के, तो यहाँ से आएगा k - 5 इज लेस देन 6, तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 11, 1 से 6, 6 + 5 एंड 6 - 5, तो 1 से 11 के बीच में k की वैल्यू लाई करेगी। तो 1 से 11 में के पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो टोटल कितने पॉइंट के आ जाएंगे, 9 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 9। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, तो सबसे पहले इसमें ये वाला मॉड देखिए जो मॉड ऑफ x-1 लगा हुआ है, इसको 1 के हिसाब से ओपन कर लेते हैं, तो पहला जो ब्रेक होगा वो हो जाएगा 0 से 1, तब में मॉड कैसा ओपन होगा, निगेटिव, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, और इसके बाद अगला होगा 1 से 2, तभी मॉड पॉजिटिव होगा तो x-1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब ये आ जाएगा मॉड ऑफ 2x-1, तो 0 से 1 के बीच में इस मॉड को हम कह देंगे दैट इज 2x-1 का मॉड इंटू डी एक्स, और ये तो सीधा सीधा 1 बन जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में, सॉरी 1 से 2 के बीच में ये सीधा 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। अच्छा इसको फिर से ब्रेक कर देंगे तो 0 से हाफ में ये निगेटिव ब्रेक हो जाएगा 1 - 2x इंटू डी एक्स, और हाफ से 1 के बीच में पॉजिटिव ब्रेक हो जाएगा 2x - 1 इंटू डी एक्स, और 0 से 2 के बीच में तो
1 से 2 के बीच में थे, 1 × डी एक्स 5 है। अब बस आप सारी वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आप 0 से हाफ रख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें आप लिमिट रख देंगे हाफ से 1, और प्लस एक्स, इसमें आप लिमिट रख देंगे 1 से 2। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 - 1 फिर माइनस 1/4 माइनस 1/2, साथ में 2 - 1, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, दैट इज 3/2। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.50 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्स 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 लिमिट है एक्स स्क्वायर एक्स की 1/x - 1, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो लिख सकते हैं लिमिट x → 1 x - 1/x - 1 एक्स स्क्वायर -1/x - 1 से लेके x⁻n - 1/x - 1। और हम जानते हैं कि लिमिट x → a पर x⁻n - a/x - a, ये n × a⁻n - 1 होता है। तो यही वाला रिजल्ट अगर हम यूज़ करें तो ये रिजल्ट आएगा 1 + 2 + 3 से लेके n तक। तो इसी रिजल्ट को हम लिख देंगे n × n + 1/2। ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 820 के। तो n × n + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1640 के। तो इसका मतलब n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40 के। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 4040। नेक्स्ट है, द लेटर ऑफ द वर्ड मदर बी परमुटेटेड ऑल द वर्ड फॉर्म्ड विदाउट मीनिंग और रिस्ट्रिक्शन, देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड। इसमें आपको इस वर्ड की पोजीशन से कमेंट करना है। तो अगर हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली लिखें तो पहले E L M ई सबसे पहले आएगा ई, फिर एच, फिर एम, ठीक है ना, फिर ओ, फिर आर, और फिर टी आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई, तो वो हो जाएंगे आपके 5 फैक्टोरियल। फिर ई से सारे हो गए, फिर वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एच करेंगे, वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एच, वो भी आपके 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इसके बाद वर्ड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एम, एम तो आपको चाहिए, एम ई करेंगे तो वो आपके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। ऐसे अगली बार आप करेंगे वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एम एच, तो वो भी आपके 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। फिर अगली बार करेंगे वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एम ओ, तो आपको चाहिए तो एम ओ के बाद ई लेंगे, तो वो आपके 3 फैक्टोरियल आ जाएंगे। फिर ऐसे ही वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एम ओ एच, एम ओ एच कर लेंगे तो वो भी 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इसके बाद ऐसे ही वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एम ओ एच के बाद ओ कर लेंगे, एम ओ फिक्स हो गया, ई एच, फिर आर कर देंगे तो वो भी 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे।
इसके बाद करेंगे वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम MOTE, तो वो शायद 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे। और इसके बाद वही रिक्वायर्ड वर्ड आ जाएगा, TE फिर H फिर E और R कर देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट जो वर्ड आएगा, नेक्स्ट वर्ड इज MOTHER। तो अगर हम देखें कि रैंक वर्ड की क्या बनी टोटल, तो आएगी 2 × 5 फैक्टोरियल प्लस 2 × 4 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1। तो टोटल काउंट करेंगे तो आंसर 309 आएगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 309। समझ में आया? 1 बाई 1 जैसे वर्ड हमें बनाना है उसी से स्टार्टिंग करते चले जाए और उसी को अरेंज करके हम सारे वर्ड बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट आइए जरा, ABC विद 3 यूनिट वेक्टर सच दैट A डॉट माइनस बी का होल स्क्वायर A डॉट बी। अच्छा, यहाँ पे ABC तीनों यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, तो A वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ले लो, है ना। और A माइनस बी का स्क्वायर B माइनस सी का स्क्वायर 8 दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट A स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस 2 A डॉट बी प्लस डिटर्मिनेंट A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 A डॉट सी, ये आपका 8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, इसका मतलब A डॉट बी प्लस A डॉट सी माइनस 2 टाइम्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो A डॉट बी प्लस A डॉट सी, इसको हम -2 बोल सकते हैं। अब जैसे आप लोगे A प्लस 2B वेक्टर का स्क्वायर प्लस A प्लस 2C वेक्टर का स्क्वायर, तो आएगा डिटर्मिनेंट A स्क्वायर प्लस 4 डिटर्मिनेंट B स्क्वायर प्लस 4 A डॉट B प्लस डिटर्मिनेंट A स्क्वायर प्लस 4 डिटर्मिनेंट C स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A डॉट C। तो ये 1 2 4 4 8 और 2 10 आ जाएगा, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ A डॉट बी प्लस A डॉट सी हो जाएगा, है ना। और ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आ रही है 2, तो 10 माइनस 8, एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा करेक्ट, दैट इज 2.3। राइट, ठीक है, थैंक यू। तो इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन जिसका आंसर ये था, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, एनटीए ने इसका आंसर 1 दिया, जिसमें एग्जैक्ट आंसर इसका 2 आ रहा है।